बेबाक मुंसिफ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। हम बात करें बेबाक मुंसिफ में असेंबली सेशन, स्टेटहुड का मुद्दा और साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज़ है इलेक्शन को लेकर, लेकिन इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम और ज़बान का जो इस्तेमाल हो रहा है क्या वो दुरुस्त है? चारों मेहमान मेरे साथ हैं। एनसीपी की तरफ से नीलोफर साहिबा, एनसी की तरफ से नीलोफर साहिबा और पीडीपी की तरफ से शोकिया जी और बीजेपी की तरफ से पूर्णिमा जी हमारे साथ हैं। और सोहेल भाई इस वक्त न्यूट्रल अपना काम अंजाम दे रहे हैं, एज पर जैसा कि हमारे डिबेट में वो करते हैं कि कश्मीर को समझने की जो है, अगर समझना हो तो सोहेल भाई से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है पूर्णिमा जी कि जिस तरह की सियासी ज़बान देखने को मिल रही है, ठीक है, आपकी तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है, एनसी की तरफ से भी आ रहा है, लॉलीपॉप, दल बदलू, इस तरह की बयानबाजियाँ, इस तरह के सवाल और जवाब, क्या ये एक बेहतर सियासत के लिए जम्मू कश्मीर में जब ऐसे हालात हों, क्या ये ज़रूरी है? मेरी एक इल्तजा रहेगी कि ऐसी बयानबाजियां होती रहती हैं जब अपोजिशन अपना रोल निभाती है जी, रूलिंग पार्टी अपना रोल निभाती है, रोप प्रत्यारोप होते रहते हैं जी, लेकिन सो कॉल जो रूलिंग सरकार रहती है उसको तो अपना रोड मैप क्लियर होना चाहिए। अगर कोई बिल ला रहा है तो उसकी होमवर्क उन्होंने प्रॉपर किया है, उसको कैसे उन्होंने फ्रूटफुल बनाना है, क्या उसके ऊपर होमवर्क किया हुआ है। सेम इज द केस, 1 साल का कार्यकाल इनका खत्म हो गया, ठीक, जनता आज इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रही है। जो इन्होंने अपने वादे लुभावने करके अपनी सरकार उन्होंने हासिल की, उनमें से कितने वादे इन्होंने कंप्लीट किए, कौन से बिजनेस रूल्स उनको हर्ट कर रहे हैं? क्या ये 12 सिलेंडर देने में बिजनेस रूल हर्ट कर रहे हैं, या फ्री जो 5,000 रुपया जो एक कुंबे में जो वृद्ध महिला है उसको देने के में कहाँ हर्डल क्रिएट कर रहे हैं? ऐसे कई इनकी पूरी की पूरी फरिस्त है जी। 1 साल का ये अपना हिसाब तो दे, फिर वो अपना बताए अपने उधर और फिर अपने बिजनेस रूल का राह गला पे। ठीक, ऐसे कई क्वेश्चन मार्क है, इनको पहले अपना हिसाब देकर फिर असेंबली का सेशन बुलाना चाहिए और फिर अपेक्षा करनी चाहिए कि बाकी पार्टियां भी इनके साथ एक ही आवाज में बोल के उन सब बिलों को पास करें। जी, लेकिन पूर्णिमा जी, जम्मू कश्मीर के लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं और आपके स्पोक्स पर्सन या आपके लीडर लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, तो क्या इसको क्या माना जाए कि लॉलीपॉप ही मिलेगा या फिर स्टेटहुड ही मिलेगा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है स्टेटहुड देने के लिए। स्टेबिलिटी प्रदेश में होनी चाहिए जी, डेमोक्रेसी प्रॉपर्ली बहाल होनी चाहिए, ठीक, सब चीजें जो। लेकिन अमित शाह जी ने कल का बयान आपने भी देखा ही होगा कि कहा कि टेररिज्म तकरीबन खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर से हमने खत्म कर दिया है, हालात बेहतर हो गए हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि दिल्ली की मोदी सरकार अब स्टेटहुड को लेकर सीरियस है? दिल्ली की सरकार पहले भी सीरियस थी जी, आज भी वो सीरियस है। लोकतंत्र की स्थापना हो, अगर लोकतंत्र की स्थापना करते हुए असेंबली के इलेक्शन हुए, डीडीसी पंचायत के इलेक्शन हुए, क्या उसके बीच में ये एक स्ट्रेंथन करने का या एक स्टेटहुड देने का ये मसला होता तो क्या वो ये सारे आप प्रतिक्रिया चलाते? ठीक, ऐसी कौन सी कंस्ट्रक्टिव ऐसे कई काम होंगे? लेयर वाइज होमवर्क होगा, होमवर्क करने के बाद कमिटेड है भारतीय जनता पार्टी सरकार कि वो स्टेटहुड हमारे प्रदेश को देगी। और देने के बाद ना देने से पहले जब इन्होंने इलेक्शन लड़े थे, यूटी तब भी थी, यूटी की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये भली भांति परिचित थे, उसके बाद भी इन्होंने सत्ता हासिल की जी लोगों से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब गए आप तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो पार्टी है, पूर्णिमा जी, सुप्रीम कोर्ट में जो पार्टी है उसने कहा, आज स्टेटमेंट हमने चलाया भी था कि समय सीमा तय की जाए, सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई। लेकिन वहां पर आपकी तरफ से कहा गया कि साहब पहलगाम रिसेंटली हुआ है, लेकिन कोर्ट की तरफ से गया कि ठीक है हालात बेहतर हो गए हैं, पहले जैसे अब नहीं है, लेकिन समय सीमा तय की जाए और 4 हफ्ते में जवाब दीजिए। तो क्या कुछ उम्मीद की जाए दिल्ली से? क्या ऐलान होगा 4 हफ्ते में कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट में? जो कुछ होगा, जो भी ऐलान होगा मीडिया बंधुओं के बीच में होगा, कॉमन पीपल के बीच में होगा। सरकार जो जवाब देगी पारदर्शिता के साथ जवाब देगी और जो उनका फैसला आएगा वो जनता के बीच में रहेगा। ठीक है। फिर नीलोफर साहबा,
कौन सी ऐसी अड़चन है जो आपको मैनिफेस्टो में आपने जो वादे किए हैं रुकावट है, नहीं कर पा रहे हैं आप, और बिजनेस रूल्स के बाद ही करेंगे? क्या ऐसी कोई शर्त है इसमें? देखिए, मैंने इससे पहले भी डिबेट्स में कहा है, अगर आप इस बार डिफरेंस देखेंगे कि क्या है कि जो मौजूदा सरकार शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो वो वैसे वोट लेकर बीजेपी नहीं आएगी बल्कि कोई और हुकूमत करेगी। भले ही इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन शायद उन्होंने ये वहम गुमान में इनको ये नहीं किया। तो इस बार आप देख लीजिए, अगर हम बजट की बात करेंगे, शायद ऐसा बजट 10 साल पहले भी इतना कम नहीं आया था। अगर हम लास्ट ईयर की बात कंपैरिजन करेंगे, जैसा हम सोचते उस वक्त 75,000 करोड़ के आसपास से हमारा बजट आया हुआ था प्लस। जी, तो आवाज कुछ तकनीकी मसला है। शौकिया जी, एक चीज ये कि क्या अदालती दायरेकार में रहते हुए स्टेटहुड का मुतालबा पूरा हो सकता है, या फिर आपको ये लगता है कि 4 हफ्ते के बाद सरकार कुछ फैसला करेगी? क्यों, कितनी उम्मीद है पीडीपी को? देखिए, जिस तरह से ऑनरेबल कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया है जी, और फिर ये भी सुनने को मिला कि उनकी हमारी यहाँ की जो चुनिंदा सरकार है उनसे बातचीत चल रही है, ये भी कहा। लेकिन इसमें आप देखें कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें नहीं पता कि किस तरह की बात चल रही है, हमें यहाँ के लोगों को, यहाँ की आवाम को नहीं पता है कि जो हमें स्टेटहुड मिलेगी उसमें क्या क्या होगा, हमें उसमें क्या क्या अपने क्या क्या हकूक मिलेंगे। तो ये सारी बातें हैं जो कि ट्रांसपेरेंसी इसमें होनी चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि 1 साल में यहाँ की सरकार ने क्या कहा, क्या किया, क्या क्या काम किया। तो कल आपने स्टेटमेंट देखा होगा उमर अब्दुल्ला साहब का, जिसमें वो बहुत ही परेशान थे, बहुत ही गमगीन थे, इसलिए कि कहने लगे मैंने एक ही ऑर्डर कहा था इन्हें, उन्हें कोई इससे मतलब नहीं कि रिजर्वेशन का कुछ नहीं हुआ, हमारी यहाँ की खवातीन का कुछ नहीं हुआ जिन्हें वजीफे मिलने थे, हमारी यहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर्स का कुछ नहीं हुआ, हमारी यहाँ की जमीन, बहुत से ऐसे काम हैं जो ऐसे ही हैं। वो कहने लगे मैंने एक अपना मुशीर, अपना एक एडवाइजर अपॉइंट किया था, अभी उसका ऑर्डर नहीं आया और उसकी सैलरी भी नहीं लिखी। जी, ये हालत है हमारे सीएम साहब ने ये एक बात जो है ये बड़े अफसोस के साथ की। बाकी उन्हें कोई अफसोस नहीं है किसी बात का, लेकिन इस बात का उन्हें बेहद अफसोस है जो उन्होंने मीडिया के सामने इसे एडमिट किया। लेकिन ये अच्छी बात है कि एनसी के एडवाइजर बिना तनख्वाह के सरकार के लिए काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे नीलोफर साहिबा? मुझे लगता है ये मजबूरी है या जज्बा है? देखिए, ये जज्बा है। मुझे नहीं लगता है कि हिस्ट्री में, शायद जम्मू कश्मीर की, खुसूसन मैं हिस्ट्री की बात करूंगी, जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बने हैं उनको इंस्पायरेशन लेनी चाहिए नासिर साहब से कि वो किस तरीके से बेबाक तरीके से काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की रियायत के लिए बिना एक पैसा भी सैलरी लिए हुए। तो ये इनके लिए इंस्पायरेशन होनी चाहिए और उसको, इस जज्बे को उनको सलाम करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज इन्होंने खुद एंडोर्स किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर कहा गया है कि बात हो रही है स्टेटहुड पर। तब तक यही लोग थे जो कहते थे भाई आप करते क्या है, जो शॉल आपने दे दिए, जो गुलदस्ते आपने दे दिए वो वापस ले आइए, कोई स्टेटहुड की आप बात नहीं करते, किसी मंच पर आपने बात नहीं की, आप उनसे मिलने नहीं जाते, आप बात नहीं करते। आज ये खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है, वहां के लोग भी कर रहे हैं जो लड़ रहे हैं केस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी कह रहे हैं आप उसमें ट्रांसपेरेंसी लाइए। इसमें ट्रांसपेरेंसी लानी है जहां हम सिंपल ये कहते हैं आप स्टेटहुड को रेस्टोर करो। स्टेटहुड जब रेस्टोर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी सिर्फ खुद आ जाएगी, हिसाब ले लिया जाएगा पिछले 10 सालों का, किस तरीके से कहां पर क्या चूक हुई पिछली सरकारों से, नंबर 1। नंबर 2, जिन मुश्किलातों से लोग जूझ रहे हैं बिकॉज ऑफ लास्ट 10 ईयर, तो हमारा यही होगा कि हम उनको किस तरीके से सही मानों में हीलिंग टच उनको दे दें, जो इनका एक टैगलाइन किसी साल में था, लेकिन हम सही मानों में देना चाहते हैं, लोग चाहते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस रूल्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको दिशा देगा कि अगर आपका पैसा है किस तरीके से खर्च करना है, वही आपको दिशा देगा, जो हमने ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स की हुई है। यानी स्टेटहुड से पहले बिजनेस रूल्स मिल जाए, पहले जम्मू कश्मीर का भला हो जाएगा, काम तो शुरू हो जाएगा कम से कम। जहां तक जिलानी साहब, हमने काम शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह आप अगले डिबेट में आप रख लीजिए इस प्रोग्राम को कि 1 साल में क्या क्या हो गया। हमने काम भी किया, हम ये नहीं कहते, लेकिन
अड़चने बहुत है, ठीक है, अड़चने बहुत है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोहेल काजमी साहब। सोहेल काजमी साहब, अहम सवाल यही है कि एक ग्राउंड पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है और सहाफती हल्के इस वक्त क्या कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के कि स्टेटहुड पर फैसला सुप्रीम कोर्ट से या फिर सियासी अमल से? बिल्कुल सियासी अमल से जी, बिल्कुल सियासी अमल से आएगा। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे ही है तो फिर तो बहुत सी चीजें हो जानी चाहिए थी। मेरी बहन पूर्णिमा जी बड़ी बहन है और ये सीनियर एडवोकेट हैं, ये जानती हैं निटी ग्रिटी। नीलोफर जी तो है ही हैं, ये कश्मीर से जुडिशियल एंगल को जानती है, पूर्णिमा जी जम्मू से जानती है, मैं तो सैंडविच हूँ। तो ये आज हमारे डिबेट में दो एडवोकेट लड़ी जाएगी, सियासत से ही लड़ी जाएगी। देखिए अभी आप बिजनेस रूल कर रहे हैं। देखिए दो हेड्स हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जो आइन है वो वाजे है, सबके लिए वाजे है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वाजे। अब अगर बिजनेस रूल नहीं आते हैं और चीफ मिनिस्टर एज हेड ऑफ द कैबिनेट वो डिमांड करता है और बार बार वो रिट्रेट करता है कि ये चीजें मेरे डोमेन में नहीं है, ये चीजें नहीं हो रही हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज है इसका चांसलर मैं हूं लेकिन मैं सिर्फ कागजी कार्रवाई पे हूं, मेरी इन यूनिवर्सिटीज में कोई मुदाखलत नहीं है, तो इसका जवाब कौन देगा? आप मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर की हर बात का रिबटल कौन देगा? ऑनरेबल एलजी देंगे, मरकज की सरकार देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, या एलओपी देगा? आप मुझे, मैं एज ए छोटा कानूनदान होने के नाते आपसे ही पूछता हूँ। दो पावर हाउसेज हैं, एक एलजी साहब का है और एक कैबिनेट को जो लीड करता है वो उसका है, जिसको उमर अब्दुल्ला आज आप कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब एक सरबराह का जवाब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रुकम देता है तो आप क्या इंडिकेट करते हैं? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। यानी बेबसी झलक रही है इस बयान से, सीधे तौर पर बेबसी भी झलक रही है और जम्मू कश्मीर की तबाही का जो मुस्तकबिल है वो दिखाई दे रहा है आपको। भैया सरकार नहीं चलने देनी है, सरकार चलने देनी है, गिरा दो। बड़े 100 बहाने हैं, उसको आप बजट को एलोकेटेड बजट आज से 5 साल पहले 8,400 करोड़ थी, अभी नीलोफर जी कह रही है 7,000 कुछ करोड़ होगी। ये बजटें बढ़ती हैं कि घटती हैं? आबादी बढ़ रही है, म्युनिसिपल लिमिट्स रीड्रॉ हो रही है। मेरी बहन तो मेयर रही है, इनके टाइम पे ही कितनी म्युनिसिपल लिमिट्स रीड्रॉ होगी। अगर आपको सिर्फ अपोजिशन करनी है और चाहना है कि सरकार किसी न किसी दम से गिर जाए तो आप कोशिश करते रहें और अल्लाह पे छोड़ दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले भी अल्लाह के निगहबान है, आगे भी निगहबान रहेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रोड मैप चेंज करना है, उस पर सोच विचार करके। मैं तो मरकज से हमेशा कहता हूं, जो मुझसे बात करते हैं, कि साहब हर एक्सपेरिमेंट आपका कामयाब हो जाए ये मुमकिन नहीं है। आज ट्रंप को नहीं मिला नोबेल पीस प्राइज, एक लेडी को मिल गया। तो दुनिया में एक दुनिया का एक अपना तरीकाकार है चलने का, और जमहूरी निजाम में जमहूरियत के ढंग से जमहूरी सरकारें चलेंगी तभी मुल्क और रियासतें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक है, आपको गिले शिकवे हो सकते हैं, उसका भी एक पोडियम है जिसको असेंबली बोलते हैं, असेंबली सेशन बोलते हैं, उस पर रायमा कीजिए, उस पर बात कीजिए। गाली गलौज सुबह दोपहर शाम, मैं बेस्ट और तू फेल, या मैं हीरो और तू जीरो, इस तरह से सरकार का कहीं मैंने अपने 35 साल के कैरियर में मैंने हशर नहीं देखा। और ये अनफॉर्चुनेट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और मुझे नहीं कोई होप है कि असेंबली सेशन में भी कोई फ्रूटफुल कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स होंगी जिससे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिलेगी। जी पूर्णिमा जी, जिस तरह से यहाँ पर एक मुद्दा निकल कर आया कि बिजनेस रूल्स नहीं है और बेबस चीफ मिनिस्टर, वो बार बार याद दिलाते हैं कि साहब मुझे इख्तियारात दे दें। ऐसे में क्या सरकार को बेबस करने की कोशिश की जा रही है, कमजोर करने की कोशिश की जा रही है सियासी तौर पर? बीजेपी की तरफ से क्या कुछ है इसमें? बीजेपी कभी ऐसी स्थिति में नहीं है और ना कभी वो चाहती है कि किसी राज्य का जो है वो डेवलपमेंट का काम रुके या जनता की अपेक्षाओं पर वो सरकार खरा ना उतरे और उसमें हर्डल जो है भारतीय जनता पार्टी क्रिएट करे। आप एक और उनकी स्पोक्स पर्सन जो है वो आपको बड़े एश्योरेंस के साथ आपको कह रही है कि हमारी जो बातचीत है मरकज के साथ चल रही है, हम स्टेटहुड पे भी बात कर रहे हैं, हम बाकी मसलों पे भी बात कर रहे हैं, पीडीपी के जवाब दे रही है। तो वो अपने आप में दर्शाता है कि उसका मरकज, जो मौजूदा सरकार है, उसका मरकज के साथ काम करने के सिलसिलों में वार्तालाप चल रहा है और ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होगा जिसमें बीजेपी अपने आप को हर्डल क्रिएट कर रहा है। उमर अब्दुल्ला ने तो बाकायदा जलसों में मोदी जी के सामने कह दिया कि आप आए हैं और आप करेंगे, आपने ऐलान किया है, कई बार कहा है उमर अब्दुल्ला ने। ये तो छुपा ढका नहीं ना किसी से, जनता के सामने कहा उन्होंने।
मात्र स्टेटहुड का राग अलापने से अगर जनता की बीच में कोई हडल आती है तो वो एक अलग मुद्दा है। जब जो कार्य इस सरकार को करने चाहिए थे उस काम करने में आपने देखा होगा कि हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी ने इन्होंने बोला था हमारी फाइलें गई हैं, फाइलों पे कहीं दस्तखत नहीं हुए। उन्होंने एक एक फाइल का हवाला देते हुए कंस्ट्रक्टिवली उन्होंने जनता के बीच में रखने का प्रयास किया कि हमारी तरफ से कोई भी डील नहीं होगी कि जिन कारणों से सरकार चलाने में उमर जी को कोई हडल हो। आज बेबसी दिखा रहे हैं तो वो उनका खुद का है कि वो किस लिए बेबस हैं, क्यों उन्होंने जो सरकार से वादे, जनता से जो वादे किए थे उसको पूर्ण करने में क्यों असमर्थ रहे हैं, उसमें उनकी क्या बेबसी है, क्या क्यों नहीं वो कर पाए, वो जवाबदेह है जनता के बीच में, ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो खुद उनकी स्पोक्स पर्सन बोल रही है कि हमारे मुद्दों के लिए हमारी उनसे बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है तो फ्रूटफुल होगी भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में। लेकिन लंबा समय होगा पूर्णिमा जी, लंबा समय हो गया, एक साल हो चुका है, बातचीत हुई, उम्मीद ये की जा रही थी कि इलेक्शन के फौरी बात हो जाएगा 1-2 महीने में, लेकिन लंबा वक्त हो गया। खैर चलिए, बातचीत हो रही है, अच्छी बात है, आपने भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी कहा। एक सवाल, नगरोटा और बडगाम वक्त की कमी है, बीजेपी नगरोटा और बडगाम का जो इलेक्शन है उस पर उसका अपना क्या हिकमत अमली चल रही है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि आज जसरोटिया जी ने बडगाम से टोपी पहन ली, लॉलीपॉप भी ले आए, तो क्या बडगाम भी लेने की कोशिश में है? वहां पर उमर अब्दुल्ला साहब की टोपी पहन ली, आज उन्होंने कहा कि टोपी मुझे वहीं से मिली। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना एक एक तथ्य आप जनता के बीच में रखने का प्रयास किया है और उसमें पूर्ण क्लैरिटी है कि उन्होंने टोपी क्यों पहनी जी। उमर अब्दुल्ला साहब को उतारनी पड़ी, जसरोटिया साहब ने पहन ली या बीजेपी ने पहन ली टोपी? जो क्वेश्चन मेरे को क्या है कि बडगाम और जो हमारा नगरोटा सीट की जो बात हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सक्षम है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दोनों सीटों का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सक्षम होकर वो कंटेस्ट करेगी, अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूर्ण जीतने का प्रयास करेगी। चलिए ठीक है। नीलोफर साहब, नगरोटा बडगाम, क्या लगता है चुनाव से रियासत की कोई नई सियासी सिमत का तायुन होगा, चाहे वो राज्यसभा हो या बडगाम और नगरोटा हो? देखिए, पहली बात, हम इस चीज पर, पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं करते जहां हमें लोगों को टोपी पहनानी है, क्योंकि वो जो सरकारें पीछे आई हुई है, जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से उनको टोपी पहनाई गई। नहीं नीलोफर साहब, हो सकता है वो टोपी पहनना चाहते हो, आपके साथ बैठना चाहते हो, जिन वादों पर उनको उनके वोट ले लेके किस तरीके से उनको डिसीव किया गया। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक बडगाम की बात रही, वो हमारा हॉट बेल्ट है और हमें स्ट्रॉन्ग बेल्ट है। इनफैक्ट हमें पूरी यकीन है कि पहले जिस तरीके से हमने वहां पर वो सीट फॉर श्योर हमने जीती हुई थी, यहाँ पर भी हम इंशाल्लाह और उम्मीद है कि ये सीट फिर हम ले लेंगे। क्योंकि नगरोटा की बात, वहां पर कंपटीशन होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि अगर 10 सालों का हम खाका देख ले इसकी सरकार का, तो लोग जानते हैं किन मुश्किलातों से वो जूझ रहे हैं। और यहाँ के लोग, खुसूसन यहाँ के लोग जो है वो ये जानते हैं, ये समझते हैं, वो बाशऊर अवाम है, वो जानती है किस तरीके से इम्पेडिमेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं मौजूदा सरकार के लिए। एक तरीके से, एक तरफ से लिमिटेशन भी होगी, इलेक्शंस अगर हो गए बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लास्ट टाइम इस बार भी सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हुए हैं और आपने देखा कि पहले 8 हफ्ते दे दिए गए जवाब देने के लिए, आज तक एक्सटेंड करके 4 हफ्ते इन्होंने ले लिए हैं। तो ये कहीं सीरियस नजर नहीं आ रही। और सुहेल साहब की बात से मैं एतराफ करती हूँ, सही ये कह रहे हैं कि जहाँ जवाबदेही सिलेक्टेड गवर्नमेंट की है, जिनको जवाब देना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बीजेपी के विधायक हैं वो उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं और वो उनको डिफेंड कर रहे हैं। जब एज ए बीजेपी पार्टी आपको नहीं देखनी है सेंटर में वो रूल करे, बल्कि हम प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन कर रहे हैं, हम अपने उम्मीद रखते हैं प्राइम मिनिस्टर की वो रेस्टोर करेंगे। इस पर हम ये नहीं करते उम्मीद कि वो बीजेपी वहां बैठी हुई है, बल्कि एज ए प्राइम मिनिस्टर वो हर एक पार्टी के, जिस तरीके से बीजेपी के हैं उसी तरीके से हर एक पूरे भारत के प्राइम मिनिस्टर है, सारी जनता के प्राइम मिनिस्टर है, बिल्कुल सबकी इसी तरीके से जवाबदेही उनकी है, न कि जवाबदेही बीजेपी एज ए पार्टी उनकी है, जिस तरीके से वो हमेशा डिफेंड करते हैं।
उनको चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ खड़े होकर बेबाक तरीके से सेंटर से कहे कि भाई मुश्किलात हमें भी हो रही है, हमारे भी इलेक्टेड 28 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको मुश्किलात हो, लेकिन बदकिस्मती की बात यहाँ पर ये है कि वो खड़े हुए हैं वहां पर हमेशा तनकीद का निशाना कोशिश करने की कि किस तरीके से सरकार कमजोर हो जाए, किस तरीके से सरकार टूट जाए। लेकिन हमें उम्मीद है कि जहाँ हमारे जो जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने मोर्चा पहले भी संभाला और आज भी वो खड़े हुए हैं और लड़ेंगे अपने हक के लिए, अपने लोगों के हक के लिए वो लड़ेंगे और बेबाक तरीके से लड़ भी रहे हैं। ठीक है शौकिया जी, वक्त की कमी है। शौकिया जी, चुनाव चाहे वो राज्यसभा का हो या नगरोटा बडगाम का, क्या इसके बाद हालात बदलने वाले हैं? क्या कुछ नई सियासी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? और इस इलेक्शन में जिस तरह से अपोजिशन कहती रही कि जब स्टेटहुड है, बिजनेस रूल्स नहीं है तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, तो पीडीपी का क्या कहना है इस पर? पीडीपी लड़ रही है इलेक्शन? मरकजी सरकार और हमारी यहाँ की मकामी सरकार एक दूसरे की टोपी बदल रहे हैं और एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात ये है कि हमारा सबसे बड़ा कसूर, यहाँ की अवाम अगर दुखी है तो शायद सबसे बड़ा कसूर ये है कि हम जम्मू कश्मीर में पैदा हुए। हम बराबर जम्मू के लोग भी उतने ही दुखी हैं जितने कि हमारे कश्मीर, यहाँ कश्मीरी जन के हैं। ये टोपी एक दूसरे को पहनाते रहे, लेकिन खुदारा यहाँ के लोगों के बारे में सोचे। यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। जनता को टोपी ना पहनाए, जनता को टोपी ना पहनाए, क्योंकि जिस टोपी की सर से उतार की दुहाई इन्होंने देके वोट लिए, अब उस टोपी को इधर उधर बदल रहे हैं। खैर वो इनका अपना मामला है, लेकिन जहां तक अवाम का ताल्लुक है, अवाम का सवाल है, अवाम बहुत परेशान है और हमें बडगाम सीट से जो है वो बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अब हमारी यहाँ की अवाम, खासकर मैं बडगाम की अवाम से इसी स्टेटहुड में लड़ रहे हैं आप, स्टेटहुड के मुद्दे पर, और यूटी में इलेक्शन हो रहा है, ये भी जहन में रखें। जी आप ये एनसी को पीडीपी कहती रही कि साहब आप जो है हलफ ही नहीं लेते। आप कह रही थी कि हलफ नहीं लेते और अड़ जाते कि स्टेटहुड दीजिए उसके बाद हलफ लेंगे, लेकिन आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं स्टेटहुड में। जी देखें, हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, उन्होंने नहीं लड़ा। लेकिन हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो यहाँ पे अब हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि, और इनकी कारकर्दगी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें भी बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार लोग जो है वो वोट अपना बहुत सोच समझ के देंगे। ठीक है सोहेल साहब, 30 सेकंड है मेरे पास। टोपी उतारना और टोपी पहनना, क्या लगता है सियासत में हिस्सेदारी का मुतालबा तो नहीं है? साहब हम भी पहन लेंगे, चलिए आपके साथ। ये लफ्ज भी बहुत खूबसूरत है, टोपी पहनना, टोपी उतारना। ये रिवायत चलती रही है और चलती रहेगी। टोपियों का सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक नगरोटा की बात है, नगरोटा में इनकम्बेंसी, विद इन इनकम्बेंसी बीजेपी को भी है, क्योंकि उनके भी 4-5 कैंडिडेट्स हैं। और बडगाम में भी अगर सहमति राहुल्ला और उमर अब्दुल्ला के ज्वाइंट कैंडिडेट पे नहीं बनती तो दंगल वहां भी होगा। ये सोचना कि नहीं हमने पिछली बार सीट निकाली थी और हमें मिलेगी, मुझे लगता है इलेक्शंस है और पीपल्स विल प्रिवेल करेगी। और इस इनकम्बेंसी का जो फायदा है कोई और कैंडिडेट दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज पे ना ले जाए, और मैं समझता हूं वही सबसे खूबसूरत एसेंस होगी जमहूरियत की और लोगों की पावर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नीलोफर साहिबा, शौकिया जी, सोहेल भाई और पूर्णिमा जी, कि हम उम्मीद करते हैं कि जनता को टोपी ना पहनाई जाए। इलेक्शन है, एक बार फिर जनता खुद तय कर देगी कि जनता किसको टोपी पहनाना चाहती हैं राज्यसभा के बाद जो 2 सीटों पर इलेक्शन होने हैं ज़मीनी इंतखाबात में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते के बाद क्या कुछ उम्मीदें अवाम को है, सियासी पार्टियों के है, ये 4 हफ्ते के बाद कुछ तस्वीर साफ होगी। तो बेबाक मुनसिफ में फिलहाल इतना ही। आदाब।